प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आनुवांशिक पदार्थ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अपूर्ण प्रभाविता के बारे में अध्ययन करेंगे। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। इसकी खोज करता है कार्ल लॉरेंस। उन्होंने सन 1903 ईस्वी में इसकी खोज की। अब ये किस पर प्रयोग किया था और ये है क्या? देखिए, जब मेंडल ने प्रयोग किया था तो मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। तो 7 विपर्यासी लक्षण में उनके 2 ही लक्षण आए थे, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। लेकिन जो कार्ल लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि दोनों के लक्षण उसमें विद्यमान हो गए, यानी कि प्रभावी अप्रभावी नहीं, दोनों के लक्षण। इसीलिए इसका मतलब किसी का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा, अपूर्ण दिखा, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब इस पर एक्सपेरिमेंट जिस पर किया गया है वो मिराबिलिस जलैपा, जिसको गुलबास कहते हैं। गुलबास के पुष्पों पर और एंडेलुसियन मुर्गी के परों पर भी ऐसा लक्षण देखा गया है। तो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ है उस पर हम देखेंगे। रेड फ्लावर मतलब लाल पुष्प लिया गया, और दूसरा व्हाइट फ्लावर मतलब सफेद पुष्प लिया गया। ऐसा पुष्प देखा गया, इसलिए इसको हम P1 बोलते हैं, यानी कि फिनोटिपिक कैरेक्टर हुआ। दूसरा, इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो इनके जीन्स के एलिस लिखने होंगे। अब उसके बाद में इनका मान लीजिए रेड फ्लावर है तो कैपिटल आर, और ये व्हाइट फ्लावर है स्मॉल आर। ये जो हो गया ये जीवन हो गया, यानी कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो जो पुष्प के लक्षण आने चाहिए या तो फिर रेड आने चाहिए था या तो व्हाइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या है, पिंक फ्लावर आ गया। यानी कि यहीं पर जो मेंडल्स के रूल थे वो यहाँ फॉलो नहीं कर रहे थे। ये F1 जनरेशन में पिंक, यानी कि दोनों के आधे आधे लक्षण आ गए इसमें, इसीलिए तो इसका नाम अपूर्ण प्रभाविता पड़ा। अब जब इसका स्वतः F2 जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि रेड फ्लावर, कैपिटल आर, फिर पिंक फ्लावर, और ये फिर पिंक फ्लावर, और उसके बाद व्हाइट फ्लावर। हाँ, जो होमोजाइगस के 1, हेट्रोजाइगस के 2 और होमोजाइगस के फिर 1 यहाँ पर। तो यही तो है 1, यानी 1:2:1, यानी कि 1 ये हो गए और 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, जो आपके यहाँ लिखे हुए। समझाइएगा। अब होमो मतलब क्या होता है, समान। जाइगस मतलब गैमीट्स यहाँ पर ये है, तो ये दोनों देखिए कैपिटल दोनों, इसलिए इसको होमोजाइगस कहते हैं। दूसरा जो है हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंस। देखिए यहाँ कैपिटल है कि स्मॉल है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गई, ये भी हेट्रोजाइगस हो जाएंगे, ये होमोजाइगस हो गई। अब ये चित्र में अपूर्ण प्रभाविता आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या होता है, ये कोडोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस, इसका भी रेशियो 1:2:1 होता है। F1 पीढ़ी में यदि दोनों जीन समान रूप से साथ साथ व्यक्त होते हैं, F1 पीढ़ी में दोनों जीन समान रूप से साथ साथ व्यक्त होते हैं, मतलब कि जैसे कोई 2 चीजें हैं और उनके दोनों के जीन के एलील भी समान हो और एक साथ दोनों के लक्षण भी व्यक्त होते हैं, तो यानी साथ साथ को हम सह कहते हैं, और प्रभाव जो हमको दिखाई दे प्रभाविता कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए कि जो मेल है, ये मवेशियों में जो पालतू जानवर थे उनमें देखा गया है कि जो मेल है अगर रेड कलर का है और जो फीमेल है वो व्हाइट कलर की है, अगर दोनों में क्रॉस करा दिया जाए, जब दोनों में क्रॉस कराएंगे तो फिर क्या होगा, ना रेड होगा और ना क्रॉस, यानी F1 जनरेशन में जो F1 जनरेशन होगा उस F1 जनरेशन में रॉन यानी कि भूरे कलर के जंतु आ जाएंगे, भूरे कलर के मवेशी आ गए।
लेकिन इन्हीं का यदि हम F2 पीढ़ी में का क्रॉस कराते हैं, F2 पीढ़ी क्रॉस कराते हैं तो एक रेड और दूसरा भूरे कलर का और ये व्हाइट कलर का, यानी कि एक ये हो गया और दो ये हो गए और एक ये हो गया, यानी 1:2:1, क्योंकि आपके यहाँ ये क्या हुआ, मवेशियों में सहप्रभाविता के गुण। हम विश्वास करते हैं कि इसमें अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता आप समझ गए होंगे। अब दूसरा ब्लड के ऊपर, देखिए ह्यूमंस के ऊपर जो ब्लड है, अब उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिक हैं उनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। इसको एक बार विधिवत लिख करके और तैयार कर लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछ लीजिएगा। दूसरा है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल मतलब बहुगुण एलीलवाद भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बहुगुण एलीलवाद। अब इसमें बहुगुण एलीलवाद में एलील शब्द आ गया। एलील जीन शब्द नाम से होंगे। जैसे हम लोगों ने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पढ़ा था, तो डीएनए अ पर्टिकुलर कोड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो उस पर पर्टिकुलर कोड कार्य करता है डीएनए के ऊपर, उसी को हम जीन कहते हैं। और उसमें जो पेयरिंग होते हैं वो एलिल्स होते हैं, जीन या एलिल्स भी उसको कहते हैं, जिसमें पेरेंट के कैरेक्टर विद्यमान होते हैं बाई कोड के द्वारा। अब एलिल को हम कैसे इसमें समझेंगे? अब इसमें मानव में रुधिर वर्गों की वंशागत को समझ करके इसको हम व्यवस्थित करेंगे। मानव में रुधिर वर्गों की वंशागत, मानव में रुधिर वर्गों की वंशागत। अब मानव में रुधिर वर्ग, अच्छा रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। नोट कर लीजिएगा इसको, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। और इसमें एंटीजन के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा था, जिसमें रुधिर वर्ग ए, बी और ए बी और वो, एक सब क्या है? रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग ए बी और वो। अब इन रुधिर वर्गों में इसको हम ए बी वो भी कह सकते हैं, ए बी वो, क्योंकि इसमें दोनों कॉमन है। ये सह प्रभावी गुण प्रदर्शित करेगा। एलिलिज्म में जो हम इसको टॉपिक जो हमने लिया है, इसमें ये सह प्रभावी गुण पर, क्योंकि दोनों के एलिल्स इसमें विद्यमान होंगे, इसकी कोई
एलिल्स नहीं होंगे, शून्य होगा, यानी कि ये वो रुधिर वर्ग। तो ये बी और वो, तो इसमें हम ए बी और वो ये रुधिर वर्ग के बारे में। अब इसमें एक चीजें हैं कि हमें इनके एलिल समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव में आता है, एलिल समझना है। अब मान लीजिए रुधिर वर्ग ये है और रुधिर वर्ग ये है, इनके एलिल कौन कौन से हैं? तो एलिल में आई एलिल को आई से इंडिकेट करते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि ये इसमें आई ए और फिर आई ए, और इसमें दूसरा है रुधिर वर्ग बी, बी में इसको भी आई से इंडिकेट करेंगे। इसमें क्या है? आई बी और आई, और इसमें इसको भी आई से इंडिकेट करेंगे। इसमें दोनों के एलिल होंगे, लेकिन ये सहप्रभावी होंगे, यहाँ ये और यहाँ बी। और इसमें देखेंगे वो वाले में तो कोई एलिल नहीं होगा, एलिल युग्म में कोई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, इसका स्पष्टीकरण देना है हम लोगों को। माना माता का रुधिर वर्ग ये है, स्पष्टीकरण देखेंगे हम लोग। माता का रुधिर वर्ग ये, और पिता का रुधिर वर्ग बी। तो इससे संभावित संतान किस रुधिर वर्ग के हो सकते हैं? माता का रुधिर वर्ग ये है, पिता का रुधिर वर्ग बी, इससे उत्पन्न संतान किस रुधिर वर्ग के हो सकते हैं? तो इसमें प्रथम संभावना क्या बनेगी? प्रथम संभावना इसका, अब इसको हम लोग क्रॉस करा दीजिए। इसको हम लोग क्रॉस करा देंगे। अब इधर एक तरफ इधर वो मेल और एक तरफ फीमेल। मेल का रुधिर वर्ग क्या है? बी। तो बी ये है, इसके एलिल क्या हो जाएंगे? बी यहाँ पर, बी यहाँ पर।
तो आई बी आई, तो क्या हो जाएगा, पिता के शुक्राणु भी लिख सकते हैं इसको, पिता के शुक्राणु, ठीक है। माता के अंडाणु, अंडाणु में रुधिर वर्ग ये है, तो ये के एलील, ये के एलील में आइए आइए, अब इनको हमें मल्टीप्लाई करा देना है, क्रॉस करा देना है, तो आइए आई भी, आइए और आई भी, फिर आइए आई भी, आइए और आई भी। दूसरा है आइए आई भी, फिर आइए आई भी, ठीक है। अब ये तो क्या लिखे रिजल्ट में, यहां पर क्या होगा, ये भी ये भी ये भी ये भी, मतलब सभी संतानें ये भी रुधिर वर्ग की होंगी, ये तो लिखेंगे इसमें, सभी संतानें ये भी रुधिर वर्ग की होंगी, सभी संतान ये भी रुधिर वर्ग की होंगी, ठीक है। अब हम लोग फिर देखेंगे दूसरी संभावना क्या होगी और किस रुधिर वर्ग की हो सकती है, ठीक है। तो दूसरी संभावना देखेंगे, द्वितीय संभावना, द्वितीय संभावना। अब द्वितीय संभावना में अभी देखिए ये एलील बाकी है, अब हम इस एलील का इससे कराए थे, अब इस एलील का इससे कराएंगे, मतलब ये ही एलील इससे क्रॉस हुआ था, अब यही एलील इससे क्रॉस होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे इसमें पिता माता के रुधिर वर्ग में आइए आइए लेंगे, ये फिर एक बनाइए ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब ग्राफ बनाएंगे, फीमेल का ये सैंबल है, आप लोग इसको लिख लेंगे, और ये मेल का सैंबल है, अगर ये लिखा है तो जान लीजिए मेल और फीमेल। अब उसके बाद एलिल्स लेंगे, तो इसमें मेल फीमेल के एलिल्स में क्या लेंगे, आई ये आई ये, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा किससे कराएं, आई बी और आई ओ, तो आई बी और आई ओ। अब इसको हम देखते हैं फिर, ठीक है। अब आई ए और आई बी, तो आई ये आई बी, और उसके बाद में फिर दोबारा क्या होगा, आई ए और आई बी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे फिर जस्ट आई ये
दूसरा इसे देखिए, आई ए आई बी, फिर आई ए आई बी, फिर आई ए और आई बी, फिर आई ए, फिर आई ए। ठीक है। अब संभावित इसमें सभी संतानें किस प्रकार की होंगी, आप एल के आधार पर बता सकते हैं किस संतानें किस प्रकार की होंगी। बताइए, इसमें आई ए आई बी, आई ए आई बी 50% ये हो जाएंगे, और ये फिर आई ए आई बी यानी कि 75%। क्या होगा, ये बी और 25% ये रुचि होती है। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरी संभावना क्या बनेगी, तीसरी संभावना तो ये ग्राफ बनाइए। अब यहाँ पर भी सिंबल इंडिकेट कीजिए। अब हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है। अब आपके पास फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे क्रॉस करा देना। ठीक है। तो ये तीसरी संभावना बन जाएगी, और फिर इसको इससे क्रॉस करा देना है, चौथी संभावना बन जाएगी। ठीक है। और आप इस तरीके से, यानी कि अब आप ये निकाल ले जाएंगे कि किस रुधिर वर्ग की कौन सी संतानें अब हो सकती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन में नोट कराइए कि सबसे पहले कि इसमें यदि पिता का रुधिर वर्ग वो है और माता का रुधिर वर्ग बी है, तो होने वाली संतान के रुधिर वर्ग की क्या संभावनाएं होंगी, कौन से रुधिर वर्ग की मतलब संतान हो सकती है। तो आपके पास इनके एलील हमने लिख दिए पूरा। ठीक है। जैसे एलील इसमें है, अब ये में ये एलील का युग्म है, एक युग्म ये है, एक युग्म ये है, और इसमें कैपिटल ये और फिर ये ब्लैंक। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस करा करके और संभावित संतान को बता सकते हैं। धन्यवाद। विश्वास करते हैं आप लोग समझ गए।